नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव अब आखिरी चरण में हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना का चुनाव होना है और उसके बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 4 राज्यों में मतदान पूरा हो गया है। ये 5 राज्यों के चुनाव कई मामलों में बहुत अद्भुत हुए। जितनी मेहनत इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, वो कमाल का है। ये कहा जा सकता है कि हर चुनाव दोनों नेता ऐसे ही लड़ते हैं, या भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से चुनाव लड़ाने की मशीनरी बनाया गया है उसमें ऐसे ही चुनाव लड़ा जाता है। बीजेपी ऐसे ही चुनाव लड़ती है, मोदी हर चुनाव में ऐसे ही मेहनत करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बाकी हर चुनाव में मेहनत करने के जैसा नहीं है। तेलंगाना में जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दांव पर नहीं है, वहां प्रधानमंत्री ने 3 दिन कैंप किया। वो लगातार 3 दिन तेलंगाना में रहे और वो उनका प्रोग्राम उनका सोमवार को जाकर के 3 दिन का दौरा खत्म हुआ। शनिवार, रविवार, सोमवार वो तेलंगाना में रहे। इस दौरान वो तिरुपति मंदिर में भी गए, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन भी किए और कई जनसभाओं को संबोधित किया। तो ये बड़ा सवाल है कि तेलंगाना में बीजेपी ने इतनी मेहनत क्यों की, प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी मेहनत क्यों की। ये सवाल, और ये भी सवाल है कि इस चुनाव में इन राज्यों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, जिन राज्यों में आमतौर पर बीजेपी नेता प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ती थी, वहां मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव क्यों नहीं लड़ा बीजेपी ने। क्यों लोकसभा चुनाव से 4 महीने 5 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चेहरा दांव पर लगाया, अपनी साख दांव पर लगाई, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में बजाबता ये प्रचार की थीम थी कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ऐसा प्रचार किया गया। राजस्थान में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ हमारा दावेदार कमल का फूल है। तो ये जो सामूहिक नेतृत्व की तो बात हुई, ये कहा गया कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कोई एक चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगभग आधिकारिक रूप से चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और अमित शाह चुनाव लड़ा रहे थे। टिकट तय कराने में भी इसी तरह की योजना के साथ काम हुआ कि सब कुछ दिल्ली से हुआ, आला कमान के यहाँ से हुआ। तो ये इन 5 चुनाव में इस तरह का करने की क्या जरूरत आ गई। क्या बीजेपी और उसके दोनों बड़े नेता ये मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले अगर इन राज्यों में नहीं जीते तो धारणा प्रभावित होगी और इसलिए ये जीतना जरूरी है। जो मीडिया में भी कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है और इससे पता चलेगा कि कौन जीतेगा, आगे लोकसभा चुनाव की लड़ाई कैसे होगी। ये सिर्फ ये मामला भी नहीं, अगर ये मामला होता है बीजेपी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ये सबको पता है कि इसके 5 साल पहले 2018 के चुनाव में बीजेपी इन तीनों राज्यों में चुनाव हार गई थी। हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल से बीजेपी का राज चल रहा था और 2018 में बीजेपी ने राज गंवा दिया, सत्ता गंवा दी। और 2018 के नवंबर में राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। एक साथ 3 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन 5 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव आए, उसके नतीजे हैरान करने वाले थे। राजस्थान में सत्ता सरकार में होते हुए भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। मध्य प्रदेश में 29 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई और छत्तीसगढ़ में जहां 90 में से 68 सीटें कांग्रेस ने जीती थी विधानसभा में, वहां लोकसभा में उसको सिर्फ 2 सीटें मिली। 11 में से 9 सीट बीजेपी जीती। तो जब ये पता है कि इस तरह का अगर चुनाव हार भी जाती है बीजेपी, जैसा पिछली बार हुआ था, तब भी लोकसभा चुनाव में अलग तरह से वोट होगा और बीजेपी जीत सकती है, ये सबको पता है। इसके बावजूद इन राज्यों में इतनी मेहनत की गई, तो उसका क्या कारण है? जो मुख्य कारण है वो ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस 2024 के में एक मजबूत चैलेंजर की तरह सामने आए, मजबूत चुनौती बनकर के सामने नहीं आए। बीजेपी को मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी के तौर पर कांग्रेस एस्टैब्लिश ना हो। अब ये सवाल उठेगा कि ये बात 2018 में क्यों नहीं सोची थी बीजेपी ने कि 2019 में कांग्रेस को चैलेंजर नहीं बनने देना है। तो 2018 में इसलिए नहीं चुना, इसलिए नहीं इस बात पर विचार किया था बीजेपी ने, क्योंकि 2018 में कांग्रेस बहुत गिरी मरी हुई पार्टी थी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर आ जाने के बाद कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाई थी और एक एक करके तमाम राज्यों में वो चुनाव हार रही थी। कर्नाटक में उसने सरकार जरूर बना लिया था, लेकिन वो हार गई थी, वहां उसको जेडीएस को समर्थन देकर के उसकी सरकार बनवानी पड़ी थी। तो एक एक करके तमाम राज्यों में कांग्रेस हार रही थी। उसका लीडरशिप बहुत बिखरा हुआ था, उसके नेताओं का आत्मबल गिरा हुआ था, कार्यकर्ता एकजुट नहीं थे। कांग्रेस कहीं से चुनौती देने वाली पार्टी नहीं दिख रही थी
और कमोबेश यही हाल तमाम विपक्षी पार्टियों का भी था, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन 5 साल के बाद अब हालात बदल गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में जान लौटी है, कांग्रेस का काडर एकजुट हुआ है, पूरे देश में उसके बारे में एक धारणा बनी है, राहुल गांधी को लेकर के धारणा बदली है। और उसके बाद पिछले साल के अंत में हिमाचल और इस साल मई में कर्नाटक की बड़ी जीत ने कांग्रेस के नेताओं का भी मनोबल लौटाया है और कांग्रेस के अंदर यह भरोसा बना है कि वो लोकसभा चुनाव में अगले साल बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सकती है। और इस बीच एक दूसरा घटनाक्रम यह हुआ कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर एकजुटता शुरू हुई और विपक्षी गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया रखा गया। अभी हालांकि उसमें पिछले 2-3 महीने से वो थोड़ा ठहराव है, लेकिन वो इसलिए है 2 महीने से ठहराव क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और इन 5 राज्यों में कांग्रेस बड़ी ताकत के दम पर चुनाव, बड़ी ताकत के तौर पर चुनाव लड़ रही है। 4 राज्यों में सीधी लड़ाई में कांग्रेस है, बीजेपी 3 ही राज्यों में सीधी लड़ाई में है, लेकिन कांग्रेस 4 राज्यों में सीधी लड़ाई में। तो इस वजह से जो विपक्षी पार्टियों की एकता बनी है, विपक्षी पार्टियों में एक जोश, उनमें एक धारणा बनी है कि वो चुनौती दे सकते हैं बीजेपी को। और कांग्रेस के अंदर तो ये धारणा बनी ही है कर्नाटक में मई में कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी भी एकजुट हुई। और जो अभी चुनाव चल रहे हैं जिन 5 राज्यों में, उसकी भी रिपोर्ट कांग्रेस के लिए उस हौसला बढ़ाने वाली है। तभी बीजेपी की चिंता बढ़ी है, तभी बीजेपी को लगा कि किसी हाल में कांग्रेस को इन चुनावों में रोकना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं रुकती है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और 2 या 3 राज्यों में अगर वह सरकार बना लेती है तो 2024 में वो ताकतवर प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। पहले की तरह बहुत कमजोर स्थिति में जैसे 2014 और 2019 में लड़ी थी उस तरह से नहीं लड़ेगी, एक बिखरी हुई पार्टी के तौर पर नहीं लड़ेगी कांग्रेस, फिर एकजुट होकर के लड़ेगी और तमाम विपक्षी पार्टियां भी उसके साथ होंगी। जो बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपोजिशन का एक उम्मीदवार खड़ा करने और इलेक्शन 1 on 1 बनाने की जो बात हो रही है वो सचमुच हो जाएगा। तो वो फिर उस स्थिति में लड़ाई मुश्किल हो जाएगी और वो फिर जोखिम लेने वाली लड़ाई हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस लड़ाई में मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी न बन सके, तो उसके लिए जरूरी था कि इन चुनावों में उसको रोका जाए। और इसलिए इतनी मेहनत की गई, इतना जोर लगाया गया, इतना प्रचार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अनगिनत सभाएं की हैं इन राज्यों में। और अमित शाह भी लगातार चुनावी सभा करते रहे, रणनीति बनाते रहे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और तमाम तरह के एजेंडे भी आजमाए गए। तमाम, कोई एजेंडा बचा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा हो, अयोध्या, वो छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या की धरती को पवित्र करने की बात हो, तेलंगाना में एनआरआई के लिए मंत्रालय बनाने की बात हो, समान नागरिक संहिता ले आने की बात हो, उसकी भी घोषणा तेलंगाना में अमित शाह ने की, राजस्थान में तमाम जो सनातन के रक्षा की बात हो। तो इस तरह के तमाम मुद्दे, कोई एजेंडा नहीं बचा है जिसका इस्तेमाल इस चुनाव में नहीं हो रहा है। मुफ्त की रेवड़ी जिसको कहा जाता था, वो दिल खोल करके खजाना लुटाने का वादा बीजेपी ने भी किया है, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि कांग्रेस को रोका जा सके इन चुनावों में, कांग्रेस चुनौती न बन सके। अगर कांग्रेस चुनौती बनती है तो फिर 2024 के चुनाव में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और वो जोखिम हो जाएगा, एक रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। और यही वजह है कि पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव लड़ेगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोर लगा के लड़ेगी, और तेलंगाना की लड़ाई उसने छोड़ दी है, ढील दे दी है। 1-1.5 महीना पहले चुनाव शुरू होने के बाद ये धारणा बनी थी कि अगर बीजेपी बहुत जोर लगा करके लड़ती है तेलंगाना में तो हो सकता है कि बीआरएस को नुकसान हो या असेंबली हंग हो जाए, कुछ इस तरह की ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें कांग्रेस को फायदा हो जाए। लेकिन उसको छोड़ करके, उस परसेप्शन, उस धारणा से अलग हट करके बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है तेलंगाना में। और आखिरी चरण में पिछले 1 महीने में तो बीजेपी ने जैसी मेहनत की है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अभी जैसा हमने पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन जाकर के डेरा डाला वहां, और वो लगातार सभाएं की, उन्होंने रोड शो किए और तमाम तरह के वादे अमित शाह भी कर रहे हैं वहां। और ये किसी तरह से वहां ऐसी स्थिति बनानी है कि कांग्रेस चुनाव न जीत सके, बीजेपी जीते न जीते। इस बीच एक प्रजाध्वनि के सर्वे को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हुई वहाँ से, और बीजेपी के ऑफिशियल जो उसके आईटी सेल के प्रमुख हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट भी किया, जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी 30 सीट जीत सकती है तेलंगाना में। संभवतः इसकी वजह से भी बीजेपी के नेता वहाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य तेलंगाना में कांग्रेस को रोकना है। कर्नाटक जीतने के बाद अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है
तो उसका बड़ा इंपैक्ट होगा। एक तो समूचे दक्षिण में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मजबूत स्थिति बन जाएगी, और ये बीजेपी को भी पता है, सबको भी पता है कि जब उत्तर भारत में कांग्रेस कमजोर होती है, ऐतिहासिक रूप में जब से ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जब कांग्रेस को झटका लगता है तो दक्षिण के राज्यों से कांग्रेस बचती है, वहां से उसकी वापसी की शुरुआत होती है। तो कर्नाटक के बाद तेलंगाना में अगर और दूसरा ये तेलंगाना कर्नाटक की तरह ही एक रिसोर्स रिच स्टेट है, वहां काफी संसाधन है, चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को संसाधन की कमी नहीं रह जाएगी। और तीसरी बात यह है कि जो कर्नाटक में धारणा बनी है कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ लौट रहा है, वो तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीतती है तो ये धारणा और मजबूत होगी, और ये पूरे देश में कांग्रेस के लिए बहुत फायदे वाली बात हो जाएगी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से बीजेपी के नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस को मुख्य चुनौती बन के उभरने से रोका जा सके। धन्यवाद।